शेख हसीना 6 साल दिल्ली में रह चुकी हैं, इसलिए जो दिल्ली शहर उनके लिए बहुत खास है। दिल्ली के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि वो 6 वर्ष तक इस शहर में रही हैं। और आज उनकी जब हम कहानी आपको बताएंगे, बहुत दिलचस्प कहानी है। ये बात वर्ष 1975 से 1981 की है और उस समय दिल्ली में उनका जो पता था वो था 56 रिंग रोड, लाजपत नगर। और ये वही मकान है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर शेख हसीना रहा करती थी। हालांकि बाद में वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और दिल्ली के पंडारा पार्क के घर में वो शिफ्ट हो गई थी। आज हमारी टीम इन दोनों जगहों पर गई और लाजपत नगर में जहां वो रहा करती थी उस जगह पर अब वो मकान तो नहीं रहा, अब वहां पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया है, उसमें गाड़ियों का एक शोरूम खुल गया है। ये वो मकान था जहां वो इतने वर्षों तक रही। इससे पहले ये जगह बांग्लादेश की एम्बेसी को, उनकी एम्बेसी को दे दी गई थी, जो वर्ष 2003 तक उनके पास रही। ये तस्वीरें आज आप देख सकते हैं जहां शेख हसीना 1975 से लेकर 1981 के बीच रहा करती थी। शेख हसीना 28 वर्ष की उम्र में उस समय भारत आई थी जब 1975 में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और उस तख्ता पलट के दौरान उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की बांग्लादेश की सेना ने ही हत्या कर दी थी। बहुत निर्मम हत्या की थी। इस ऐतिहासिक घटना के दौरान शेख हसीना अपने पति के साथ जर्मनी में थी और इसीलिए वो बच गई क्योंकि उनके जो पति हैं वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं और वो जर्मनी में रहते थे। और इस वजह से उस दिन शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना, क्योंकि वो वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए वो उस हमले में बच गई। लेकिन उनके पिता और परिवार के बाकी सदस्यों को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए आज हम आपको बांग्लादेश के इस चर्चित हत्याकांड के बारे में भी बताना चाहते हैं। और जब आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसके साथ हमारे रिश्ते एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं, शेख हसीना के साथ हमारे रिश्ते बहुत खास हैं और उनकी जो कहानी है वो भी बहुत दिलचस्प है। आप में से ज्यादातर लोगों को उनकी ये कहानी शायद पता नहीं होगी। ये बात वर्ष 1975 की है। उस समय शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, शेख हसीना के पिता, और सेना में उनके खिलाफ काफी असंतोष था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त 1975 को, यानी जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, उसी दिन सेना की कुछ टुकड़ियों ने ढाका में अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया और यह तय हुआ कि उन्हें पकड़कर उस दिन जान से मार दिया जाएगा। उस समय शेख मुजीबुर रहमान के ढाका में 3 घर थे और तीनों घरों पर सेना ने तब कार्रवाई की थी। सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान के रिश्तेदार, जिनका नाम था अब्दुर रब सेरानिबात, उनके घर पर हमला किया गया। वो शेख मुजीबुर रहमान की सरकार में एक मंत्री भी थे और बांग्लादेश की सेना ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद सेना की दूसरी टुकड़ी ने शेख मुजीबुर रहमान के दूसरे घर पर हमला किया। उस समय उनके पर्सनल असिस्टेंट थे। उन्होंने पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन पुलिस मदद के लिए नहीं आई। इस दौरान सेना उनके घर में घुस गई और सबसे पहले उनके बेटे शेख कमाल को गोली मारी, जो सीढ़ियों पर उस समय खड़े हुए थे। इसके बाद शेख कमाल की पत्नी, उनके छोटे बेटे शेख जमाल, उनकी पत्नी और बाद में शेख मुजीब को भी मार दिया गया। लेकिन इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान के छोटे बेटे नासिर ने सेना से गुहार लगाई और कहा कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे, राजनीति में वो हैं भी नहीं, इसलिए लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाए, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सेना ने उन्हें भी छोड़ा नहीं, उनकी भी हत्या कर दी। शेख मुजीबुर रहमान के सबसे छोटे बेटे रसल उस समय सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन सेना ने उन्हें भी 10 साल के इस बच्चे को भी गोलियों से भूनकर मार डाला। और जब यह सब हो रहा था तब सेना की एक और टुकड़ी फजलुल हक मोनी के घर पहुंची, जो शेख मुजीबुर रहमान के भतीजे थे। सेना ने उन्हें और उनके परिवार को भी बहुत बेरहमी से मार दिया। मारे गए लोगों में फजलुल हक मोनी की पत्नी भी थी, जो उस समय प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन्हें भी सेना ने छोड़ा नहीं। और इस तरह उस रात शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के तमाम दूसरे लोगों की 18 लोगों की हत्या की गई। हालांकि इस हमले में उनकी बेटी शेख हसीना और छोटी बेटी शेख रेहाना की जान बच गई, क्योंकि वो उस समय जर्मनी में थी। शेख हसीना अगर उस दिन अपने पिता और परिवार के साथ होती तो आज जीवित नहीं होती। हालांकि इसके बाद भारत की तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें दिल्ली में शरण दी। तो उसके बाद हुआ क्या? शेख हसीना बांग्लादेश तो जा नहीं सकती थी, उनकी जान को खतरा था।
वो सीधे दिल्ली आ गई और उन्हें लगा कि एक बार अगर मैं दिल्ली पहुंच गई तो फिर मैं एक दिन बांग्लादेश भी पहुंच जाऊंगी। इसलिए वो दिल्ली आ गई। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने उन्हें शरण दी और वो 6 वर्षों तक यहीं रही। इस पूरी घटना का जिक्र शेख हसीना ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में किया है, जो आज आप सुन सकते हैं। 15th August in the morning, we heard this news, but we couldn't believe it. It was really unbelievable that any Bengali could do it. And still we didn't know what really happened, only there was a coup, and then we heard that my father was assassinated, but we didn't know that all the family members were, almost 18 members, and mostly my relatives. My younger brother was only 10 years old, so they didn't spare him too. But that time, Mrs. Gandhi immediately sent information that she wanted to give us, security and shelter. So we received, especially from Marshal Tito from Yugoslavia and Mrs. Gandhi, and we decided to come back here because we had in our mind that if we go to Delhi, from Delhi we will be able to go back to our country. So when we returned Delhi, it was perhaps 24th August. Then I met Prime Minister Mrs. Gandhi. She called us, and so there we came to know that nobody is alive. Then she made all the arrangements for us, a job for my husband, and this Pandara Road house. We stayed there. So when we lived in Pandara Road, even we couldn't, our name was changed. And it is so painful that you cannot use your own name, own identity. First 2-3 years, actually, it was so difficult to accept this. My children, my son was only 4 years old, and my daughter, she's younger than him. Both of them used to cry to go to my mother, my father, and they used to remember my younger brother mostly. So भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को आप एक और किस्से से समझ सकते हैं। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद जब 8 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें रिहा कर दिया था, तब शेख मुजीबुर रहमान सीधे बांग्लादेश जाने की बजाय पहले इंग्लैंड गए और फिर वहां 2 दिन रुकने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के लिए उड़ान भरी। दिलचस्प बात यहां यह है कि शेख मुजीबुर रहमान दिल्ली होते हुए बांग्लादेश गए थे और आज हमने उस समय की तस्वीरें भी आपके लिए निकाली हैं। 25 मार्च के ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद वो पहली बार बांग्लादेश लौट रहे थे और उनका देश तब आजाद हो चुका था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने तब शेख मुजीबुर रहमान का स्वागत किया था और ये वो तस्वीरें हैं जो भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों के बारे में बताती हैं, उनके इन दोनों देशों के बीच जो विरासत है दोस्ती की, उसके बारे में आपको बताते हैं। और ये सब तो आप जानते ही हैं कि भारत ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और तब बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। 1970 में जब पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, तब शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीती थी संयुक्त पाकिस्तान में। सोचिए, तब तो पूर्वी और पाकिस्तान और जो दूसरा पाकिस्तान है एक ही थे। उस समय पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में 167 सीटें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जीती थी, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 88 सीटें ही जीत पाई थी। और इस हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन तब पाकिस्तान में इन नतीजों को खारिज कर दिया गया
जो चुनाव के नतीजे आए थे और पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ यानी सेना का शासन लागू कर दिया गया और इस तरह शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन अगर 1970 में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज सोचिए स्थिति कितनी अलग होती। आज बांग्लादेश अलग राष्ट्र नहीं होता, आज बांग्लादेश भी शायद पाकिस्तान का ही हिस्सा होता और पाकिस्तान भी शायद हमारा दोस्त बन चुका होता। अगर शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस दिन बन जाते तो बांग्लादेश एक राष्ट्र कभी नहीं बनता, ना ही 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता। सबसे बड़ा बदलाव यह होता कि पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र इस्लामाबाद की जगह पूर्वी पाकिस्तान का ढाका बन जाता। हो सकता है कि ढाका ही पाकिस्तान की राजधानी बन जाता, जो आजकल अभी बांग्लादेश की राजधानी है। और इसका एक बड़ा परिणाम यह भी हो सकता था कि पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी नीतियों को छोड़कर अपने देश की जनता के विकास और सामाजिक ढांचे को समृद्ध बनाने के लिए काम करता, जैसा पाकिस्तान के विभाजन के बाद बांग्लादेश में हुआ। आज आजादी के 50 वर्षों के बाद जहां बांग्लादेश आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी बहुत बुरी स्थिति में है। आज भी वो भारत विरोध तक सीमित है, उसे आज भी भारत से बहुत नफरत है, नफरत की आग में जल रहा है। उसे दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। और एक उदाहरण यह भी है कि आज दुनिया में पोलियो की बीमारी सिर्फ चुनिंदा देशों में बची है, जिनमें पाकिस्तान सबसे ऊपर आता है। तो सोचिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने फर्क हैं। पहला सबसे बड़ा फर्क दोनों में यह है, और वो फर्क इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। फिर अलग होने के बाद दोनों देश कैसे अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। भारत के प्रति नफरत की आग में पाकिस्तान जलता रहा, जबकि बांग्लादेश भारत का दोस्त बन गया। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बन गया और बांग्लादेश ने आतंकवाद का वैसा समर्थन कभी नहीं किया जैसा पाकिस्तान कर रहा था। तीसरी बात, पाकिस्तान के जो नेता हैं वो बहुत खुदगर्ज नेता निकले और उन्होंने पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति कर दी। लेकिन बांग्लादेश में अच्छी लीडरशिप आई, जिसमें आज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे निकल गया। हालांकि आज यहां हम शेख हसीना से एक बात और भी कहना चाहते हैं। ये सारी बातें, रिश्ते, नाते, विरासत सब अच्छा है, लेकिन एक बात आज उन्हें जाननी बहुत जरूरी है। वर्ष 1974 में बांग्लादेश की कुल आबादी में 13.5% हिंदू हुआ करते थे, लेकिन 2011 में वहां हिंदुओं की आबादी घटकर 8.5% रह गई और अब 11 साल बाद वहां हिंदुओं की संख्या और भी कम हो गई होगी। इसलिए शेख हसीना को आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि दोस्ती बहुत अच्छी बात है, भारत ने उन्हें हमेशा उनकी मदद की है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरह से हिंदुओं की संख्या वहां लगातार कम होती जा रही है, इसके बारे में उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत के करोड़ों हिंदू अपने दूसरे भाइयों को बांग्लादेश में जब इस रूप में देखते हैं तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है।